गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अल्फला एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं। आप लोग से एक बात मैं पूछता हूँ, शायद आप लोग को मे बी आइडिया हो कि आप एक चीज देखे होगे कि हम लोग जो भी लाइफ प्रोसेस में पढ़े हैं वो सारे प्रोसेसेस को हम लोग ने डिस्कस किया। वो प्रोसेस में पहला जो प्रोसेस था उसको हम लोगों ने न्यूट्रिशन के नाम से जाना। सेकेंड जो प्रोसेस था उसे हम लोगों ने रेस्पिरेशन कहा। अब देखो, न्यूट्रिशन का मतलब था मोड ऑफ ऑब्टेन ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, मतलब कि फूड का ऑब्टेन करने का तरीका और उसके यूटिलाइजेशन का तरीका। इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन में क्या बनता है? तो न्यूट्रिशन के प्रोसेस में ब्रेक डाउन होता है। ह्यूमन के केस में नॉर्मली ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन किस में होता है? तो ब्रेक डाउन हो जाएगा जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हुआ, अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हुआ, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सब बना था। ये तीन कंपोनेंट मेनली हम लोग का बना था। अब यही तीन कंपोनेंट में ग्लूकोज का यूज करके हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या था? तो उसमें हम लोग कहते हैं कि हम लोग ग्लूकोज का यूज करते हैं और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन कंप्लीट करने के बाद फिर इसी प्रोसेस के लिए कहीं ना कहीं ग्लूकोज को एक सेल के अंदर जाने के लिए, कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर निकालने के लिए, ऑक्सीजन को सेल के अंदर लाने के लिए हम लोग को एक सिस्टम की जरूरत है, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होगा, जो बॉडी के अंदर पूरा ट्रांसपोर्टेशन कराएगा। तो हम लोग इसके बाद जो थर्ड पढ़े थे वो था ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम खत्म हो गया, तो लास्ट में कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बने थे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बने थे जिनका यूज हमारे बॉडी में नहीं है, लेकिन इसे बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर ये बॉडी के अंदर रह गए तो टॉक्सिक मटेरियल बना देंगे। तो उसके बाद हम लोग एक प्रोसेस पढ़े थे जिसे हम लोग एक्सक्रीशन के नाम से जाने थे। इस एक्सक्रीशन में क्या था कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। ये सभी प्रोसेस को कहीं ना कहीं कोई कंट्रोल कर रहा होता है। ये जो जितना भी प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं, जितना भी प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा है, ये सभी को कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा सिस्टम है जो कंट्रोल कर रहा था। तो हम लोग आज जो सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो यहीं से शुरू होगा कि चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सपोज दैट एक एग्जांपल हम आप लोगों से पूछते हैं। मान लो कि आपके फेस पे लाइट पड़ रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मान लो सनलाइट डायरेक्ट आए और आपके फेस पे पड़ा, तो आप ऐसे करोगे? तो जो ऐसे किए, तो करने कौन बोला? मान लो कि सामने से हम आपको एक तमाचा ऐसे मारने का कोशिश किए, अब जैसे ही हम हाथ मारे तो आप ऐसे करोगे। ये जो आपका रिस्पॉन्स हुआ, हम जो ऐसे किए इसको कहते हैं स्टिमुलाई, और ये जो आप ऐसे किए इसे कहते हैं रिस्पॉन्स। तो ये सभी बॉडी के अंदर कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। तो वही जो कंट्रोल कर रहा है, तो उसके पीछे मेन जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा नर्वस सिस्टम। तो अब हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं किसको? तो डिफाइन करते हैं हम लोग सबसे पहले कंट्रोल को। तो आज हम लोग पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है कंट्रोल, और सेकंड जो करेंगे उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग चलो अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इस चैप्टर को हम लोग किस तरीके से कवर करेंगे? तो टॉपिक अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कंट्रोल। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला कंट्रोल किसे कहते हैं। उसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। उसके बाद हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे व्हाट इज नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे और कुछ प्लांट नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिकली बात करेंगे, मतलब कि बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे नर्वस सिस्टम का। बेसिक इंट्रोडक्शन होगा किसका? नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का। इतना करने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे बाबू ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बाद हम लोग
इसके बारे में इसका डिवीजन देखेंगे। तो इसका लिख सकते हैं कि इसके बाद हम लोग इसका डिवीजन देखेंगे कि इसे किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। और इसी में हम लोग टोटल पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ब्रेन किस चीज का बना हुआ होता है, ब्रेन का कौन कौन सा एरिया होता है, जैसे आप सुने होंगे फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। फिर वर्निकेज एरिया भी सुने होंगे फ्रंटल लोब के पास, ब्रोकाज एरिया भी सुने होंगे, उसके बाद पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम, ये सब नाम आप लोग जानोगे। अमाइगडेला, हिप्पोकैम्पस, ये भी सुनोगे। उसके बाद हम लोग का ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। उसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच होता है, कनेक्ट करता है पूरे बॉडी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसे हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद ऑटोनॉमिक और सोमैटिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज कोशिश है कि आज हम लोग यहां तक कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, उसे हम लोग कहेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट में क्या होता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो प्लांट में लिखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट में हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। इतना करने के बाद हम लोग कुछ एनिमल्स हार्मोन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे सम एनिमल्स हार्मोन। एनिमल हार्मोन में हम लोग जैसे बात करेंगे बाबू कि आप लोग सुने हो ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, उसके अलावा आप लोग का थाइमस से जो निकलता है वो हो गया। फिर आपके बॉडी के अंदर एड्रीनलिन हार्मोन होता है। फिर उसके नीचे आएंगे तो फीमेल के अंदर ओवरी से निकलता है हार्मोन और मेल के अंदर टेस्टिकल से निकलता है। वो सभी को डिस्कस करते हुए चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे आकर हम लोग खत्म करेंगे। आज हम लोग की कोशिश है कि एक पार्ट 1 में थोड़ा कम ही टॉपिक रखा जाए, जो यहाँ तक हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन तक ही करेंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले अब देखो आप लोगों को पता चल गया किस तरीके से पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज कंट्रोल। आखिर कंट्रोल होता क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल के बारे में अगर हम बताएं तो आप लोग लिखना मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग। क्या होता है बाबू, मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग all the managing and regulating all the activities which perform in our body। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एक्टिविटीज होती है, उसको हम लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, उसको हम लोग किस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कंट्रोल कहते हैं। तो देखना, कंट्रोल का मतलब होता है कि मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग ऑल द एक्टिविटीज दैट हैपनिंग इन आवर बॉडी। दैट हैपनिंग इनसाइड द बॉडी बोलो या इन आवर बॉडी बोलो। इसे नॉर्मल तरीके में ये समझना बाबू, कंट्रोल का मतलब कि हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रहा, या तो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा, या तो हमारे बॉडी में डाइजेशन हो रहा, या तो हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन हो रहा, या तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन हो रहा, ये सभी को कंट्रोल कौन करता है, तो ये सबको कंट्रोल नर्वस सिस्टम करता है। एक बात हमें बताओ आप, मान लो कि हम अभी आप लोग को बोले कि अभी गर्मी का मौसम है, कच्चा आम लाएंगे, कच्चे आम के ऊपर साथ साथ इमली लाएंगे, उसके ऊपर नमक छिड़कने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मिर्चा का पाउडर छिड़क देंगे और हल्का सा तेल में हल्का सा डालकर हम लोग खाएंगे। तो इतना सुनने के बाद है ना, आप लोग के माइंड से एक सिस्टम निकला जो माइंड कंट्रोल किया सलाइवरी ग्लैंड को, और वही सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो सलाइवा का सिक्रीशन हुआ न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, वो माइंड से कंट्रोल हुआ। अगर आप लोग खाना देखते हो तो आपके मुंह में क्या है, सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाता है। इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करता है आपके बॉडी का कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल किसे कहते हैं, तो मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग ऑल द एक्टिविटीज दैट हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एक्टिविटीज जो हो रही है, उसको जो मैनेज करेंगे, उसको जो रेगुलेट करेंगे, उसे हम लोग कंट्रोल कहते हैं। तो कंट्रोल का मतलब अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया,
तो बस इतना समझना कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उन सभी को कहीं ना कहीं एक कंट्रोल सिस्टम की जरूरत है, जो कंट्रोल करता है लगभग ज्यादातर केसेस में ब्रेन करता है, कुछ कुछ केसेस में स्पाइनल कॉर्ड करता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन वो जो कंट्रोल का सिस्टम है तो वो सिस्टम पूरे बॉडी में जाल की तरह बिछा हुआ है, तो उसी सिस्टम को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो कंट्रोल हम लोग का हो गया, अब हम लोग देखेंगे बाबू व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। तो अब हम लोग कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। तो जो सेकंड टॉपिक आता है उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन। नाम से ही पता चल रहा कोऑर्डिनेशन मतलब कि बॉडी का सारा सिस्टम एक साथ काम कर रहा है। अब हम एक बात बताते हैं, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो मेरा क्या क्या सिस्टम इन्वॉल्व है। दिमाग काम कर रहा है डेटा को निकालने में कि बाबू कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन क्या होता है। मेरा हाथ काम कर रहा है आप लोग को समझाने में। अब हम बोले ऐसे कोऑर्डिनेशन तो मतलब मेरा हाथ को भी पता है कि कोऑर्डिनेशन पीछे लिखा हुआ है, तो मेरा दिमाग को भी पता है, मेरा आंख आपके कैमरे की तरफ कांटेक्ट कर रहा, मेरा मुंह माइक की तरफ आवाज निकालने में रोल प्ले कर रहा। मतलब कि अगर हम कोई एक बार खड़े होकर कोई एक काम परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें हमारे बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन इन्वॉल्व है। आंख देख रहा, कान सुन रहा, मुंह बोल रहा, दिमाग सोच के डेटा दे रहा, और हाथ मेरा क्या है उसी के हिसाब से फंक्शन को परफॉर्म कर रहा जिस तरीके से हमने लिखाया। अब देखो लिखाने के लिए हमने जो पीछे हाथ डाला ये मेरा बॉडी का कंट्रोल है। तो सारा चीज का कंट्रोल जब एक साथ हैपनिंग होता है, जब एक साथ सारे बॉडी का सिस्टम काम करते हैं उसे ही कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन को लिखना डिफरेंट पार्ट्स, different parts of the body working together smoothly, working together smoothly। बॉडी का सारा पार्ट अगर टुगेदर साथ में काम करे वो भी कैसा, एकदम एकदम स्मूथली तरीके से, टू प्रोड्यूस, इसके लिए टू प्रोड्यूस द राइट रिस्पॉन्स, राइट रेस्पॉन्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। पहला चीज नॉर्मली ये समझना, आप लोग डेफिनेशन देख लो, अब मैं थोड़ा साइड हट गया, अब हम आ जाते हैं फिर से। सुनना मेरी बात, बॉडी के अंदर मान लो एक एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं कि हम यहां से चल रहे हैं, तो चलते के टाइम पता है हाथ भी ऐसे ऐसे होता है। हाथ को हिलने कौन बोला, आप सुने हो किसी को ऐसे चलते हुए, ऐसे किसी को देखे हो चलते हुए? तो वो चलेगा ना, वैसे तो आदमी सोचेंगे पागल है। तो ये जो हाथ का हिल रहा है ये क्या है, साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्किंग टुगेदर। अगर हमारे बॉडी का अलग अलग पार्ट एक साथ वर्क कर रहा है, किसके लिए, तो रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। अब मान लो कि हम बोले कि मेरा एक दोस्त है उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया। अब ये बात सुनने के बाद है ना, मेरा जो रिस्पॉन्स रहेगा, कोई आदमी आके बोले कि तुम्हारे दोस्त की अम्मी का इंतकाल हो गया, मेरा जो रिस्पॉन्स रहेगा सर क्या, मतलब ऐसे क्या, हम ये नहीं बोलेंगे अच्छा उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया चलो बहुत अच्छा, ऐसे नहीं बोले, हम बोलेंगे क्या, मतलब कि ये जो मेरा रिस्पॉन्स हुआ, ये रिस्पॉन्स को हम डायरेक्ट एक साथ जनरेट किए। मेरा आंख का ये जो आईलैशेस है, ये जो आईब्रो है, ये ऊपर चढ़ गया ऐसे। उसके बाद मेरा जो दिमाग है, दिमाग एक टाइम के लिए क्या हुआ, शांत हो गया, क्या हो गया ये। उसके बाद मेरा मुंह खुल गया। ये सब है ना कहीं आपका कंट्रोल का काम है, और यही कंट्रोल अगर मैनेजिंग और रेगुलेटिंग बॉडी ऑल द एक्टिविटीज दैट हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, यही जब बॉडी के अंदर का प्रोसेस पूरा सबके साथ कोऑर्डिनेट वे में हो, मतलब कि ऑल पार्ट्स के साथ हो, यही कंट्रोल जब ऑल पार्ट्स के साथ हो तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो डेफिनेशन था बस नॉर्मल इतना ही था, उसको अब हम आगे आते हैं और समझाते हैं। तो देखना, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने लिखा, उसमें क्या है, सबसे फर्स्ट, मूवमेंट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप लोग देखें। अब हम लोग थोड़ा सा पहले मूवमेंट के बारे में कर लेते हैं। लाइफ प्रोसेस आप देखें, लाइफ प्रोसेस आप देखें। अब एक बात बताओ, लाइफ प्रोसेस का जो एनसीईआरटी का जो पहला पेज था, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज था, उसमें आप लोग क्या पढ़े, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
आखिर क्या क्या फीचर्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? उसमें सबसे पहला फीचर्स था, आप लोग पढ़े थे लाइफ प्रोसेस। मतलब वो न्यूट्रिशन करेगा, वो रेस्पिरेशन करेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा और वो एक्सक्रीशन करेगा। उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ और फीचर्स भी थे, जैसे इंटरनल मूवमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या था? इंटरनल मूवमेंट भी होता था। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरनल मूवमेंट भी हो रहा था। ठीक है, तो यही इंटरनल मूवमेंट की बात हम लोग यहां पर करेंगे। तो यहां पर देखते हैं कि मूवमेंट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दो टाइप का मूवमेंट होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। कैसे कैसे? तो एक होता है आपका ग्रोथ मूवमेंट, एक होता है नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ये समझना कि अगर हम पहले जब बच्चा थे तो इन्ना सा थे, उसके बाद धीरे 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 बड़े हो गए, हाइट मेरा इतना हो गया, बॉडी मेरा इतना सा था वो इतना हो गया। तो ये सब जो ग्रोथ हुआ ये हम लोग को दिख रहा, जो ग्रोथ हम लोग को दिखेगा उस ग्रोथ को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रोथ मूवमेंट। और कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जैसे हमने बताया कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस में ग्लूकोज का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। किससे हुआ? तो ग्लूकोज बना कार्बोहाइड्रेट से। तो वो जो हुआ वो भी ब्रेक डाउन हुआ, वो भी कहीं ना कहीं इंटरनल मूवमेंट है। बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन हो रहा वो इंटरनल मूवमेंट है। तो वो सब मूवमेंट क्या है जिसके वजह से हम लोग का बॉडी के ऊपर ग्रोथ नहीं दिखता, उसे हम लोग नॉन ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। नॉन ग्रोथ और ग्रोथ मूवमेंट में ये फर्क समझो कि ग्रोथ मूवमेंट हम लोग को नेकेड आई से दिख सकता है, मतलब कि हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि यहां पे मेरे बॉडी का ग्रोथ हो रहा, इसे हम लोग ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। हेयर का ग्रोथ ये हम लोग देख सकते हैं, इसे हम लोग ग्रोथ मूवमेंट कह रहे हैं। लेकिन बॉडी के अंदर अगर आप लोग देखोगे कि प्रोटीन से अमाइनो एसिड बन रहा, फैट से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन रहा है, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है बॉडी के अंदर। तो ये सब क्या है? ये सब इंटरनल मूवमेंट है जिससे बॉडी का ग्रोथ नहीं होता, लेकिन बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो उस मूवमेंट को हम लोग नॉन ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। तो हम लोग को दो टाइप का मूवमेंट पता चला, पहला था ग्रोथ मूवमेंट, दूसरा था नॉन ग्रोथ मूवमेंट। अब देखेंगे प्लांट जो होते हैं वो नॉर्मली नॉन ग्रोथ मूवमेंट को शो करते हैं। क्यों? तो देखना, प्लांट जो है वो है शो बोथ टाइप्स ऑफ मूवमेंट। बोथ टाइप्स ऑफ मूवमेंट का मतलब ये समझना कि नॉर्मली जब प्लांट परिपक्व हो जाते हैं, मतलब मिच्योर हो जाते हैं, तो प्लांट क्या करते हैं? फिजिकल ग्रोथ भी करते हैं। और दूसरा प्लांट क्या करते हैं? तो पहला हो गया बाबू, प्लांट फिजिकल ग्रोथ भी करते हैं, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म हो गया कि प्लांट इंटरनल ग्रोथ भी करते हैं। तो इंटरनल मूवमेंट उसको लिख सकते हैं। तो प्लांट दो टाइप का मूवमेंट करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन एनिमल के अंदर अगर हम बात करें तो एनिमल्स मेनली ज्यादातर क्या करते हैं? नॉन ग्रोथ मूवमेंट करते हैं। क्यों नॉन ग्रोथ मूवमेंट ज्यादातर एनिमल्स करते हैं? क्योंकि एनिमल्स का जो बॉडी होता है वो एक टाइम के बाद ग्रो करना बंद हो जाता है। अब देखो, मान लिया जाए कि मेरा जो बॉडी है इतना ही में अटक गया, अब हम और लंबे नहीं हो सकते, अब हम और चौड़े नहीं हो सकते। बाई द वे किस्मत खराब रहा तो हो गए, या फिर पतले हो गए, जो भी हो सकता है, लेकिन लंबे नहीं हो सकते। तो ये मेरा जो है ना दिखने वाला ग्रोथ मूवमेंट ये खत्म हो गया एक टाइम पे। अब क्या है? अब इंटरनल मूवमेंट हमेशा बरकरार है, वो हमेशा होता रहेगा। तो उसे हम लोग कह रहे हैं कि एनिमल्स के अंदर मेनली क्या होता है? नॉन ग्रोथ मूवमेंट हम लोग को दिखता है। यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूसिवली नहीं कहे, यहाँ पे हम लोग मेनली कहे। मेनली का मतलब ये हुआ बाबू कि ज्यादातर ऐसे तो एनिमल्स भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो रुक जाते हैं। इसी के वजह से उनके अंदर जो हम लोग को मेनली ग्रोथ दिखता है वो बस एक एज तक दिखता है, और उसके अलावा जो मूवमेंट है वो नॉन ग्रोथ मूवमेंट हम लोग एनिमल में देखते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम बात करें तो सीड जर्मिनेशन, अगर कोई सीड है, कोई बीज है, वो जर्मिनेट किया, वो नया सीडलिंग बनाया, नया पौधा बनाया, वो पौधा क्या किया? उसमें ग्रोथ मूवमेंट हुआ। वो क्या किया? बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद पेड़ बनाया, पेड़ बनाने के बाद और बड़ा होता चला गया। जब तक उसकी जिंदगी है तब तक वो बड़ा होता जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें रनिंग ऑफ कैट, कोई कैट है, कैट क्या है? वो दौड़ रही है। तो ये क्या है? ये मूवमेंट है। कैट जो दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है, ये मूवमेंट है। ये कैसा मूवमेंट है? तो ये है आप लोग का नॉन ग्रोथ मूवमेंट। क्या दौड़ते दौड़ते कैट लंबी हो जाएगी? अगर कैट इतना सा है, क्या दौड़ते दौड़ते वो इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं।
तो वो हम लोग का नॉन ग्रोथ मूवमेंट का एग्जाम्पल है। अब कुछ कुछ ऐसे नॉन ग्रोथ मूवमेंट होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे एक बात हम बताते हैं, आपके फेस पे हम ऐसे करके लाइट मारे, लाइट मारने के बाद आप ऐसे करोगे, तो ये जो है रिस्पॉन्ड हुआ। इसमें इंसान के बॉडी का कोई ग्रोथ नहीं होता, लेकिन क्या करता है इंसान उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसको जवाब देता है। तो वैसे ही आप देखोगे फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिसिका, जो निम्योसा पुडिसा होता है, इसका जो लीफ है वो क्या हो जाता है आपका, फोल्ड हो जाता है। कब होता है, तो इसको जब छूते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं नॉन ग्रोथ रिस्पॉन्स मूवमेंट है ये। अब देखना बाबू, एक बात बताते हैं, एक पौधा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उस पौधा को हम लोग कहते हैं मिमोसा प्यूडिका। इसका जो हिंदी में नाम होता है उसको हम लोग छुई मुई कहते हैं। छुई मुई मतलब कि उसका जो पत्ता ऐसे खुला हुआ रहता है, ऐसे अगर छुओगे ना तो वो ऐसे मुरझा जाएगा, मतलब ऐसे बंद हो जाएगा, तो उसे छुई मुई कहते हैं। ये क्या है, नॉन ग्रोथ रिस्पॉन्स शो करता है, लेकिन वो रिस्पॉन्स मूवमेंट शो करता है। रिस्पॉन्स मूवमेंट मतलब कि नॉर्मल तो वैसे ही है, ऐसे है, ऐसे ऐसे। अब क्या हुआ कि अगर उसको ऐसे छुआ तो वैसे करके बंद हो जाएगा, ऐसे करके बंद हो जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का नॉन ग्रोथ रिस्पॉन्स मूवमेंट। तो मूवमेंट नॉर्मली दो टाइप का होता है, आप लोग को यहाँ पे हम शॉर्ट में समराइज कर देते हैं। मूवमेंट कितना टाइप का होता है, दो टाइप का। एक हुआ आप लोग का ग्रोथ मूवमेंट, मूवमेंट, और एक हुआ आपका नॉन ग्रोथ मूवमेंट। जो ग्रोथ मूवमेंट है बाबू, वो नॉर्मली किस में होता है, तो ये ज्यादातर प्लांट में होता है, तो मेनली इन प्लांट। और ये एनिमल, नॉन ग्रोथ मूवमेंट मेनली इन एनिमल, या लिखना बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन एनिमल्स में एक टाइम के बाद क्या होता है, तो लिखना इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या होता है, एट अ टाइम ग्रोथ मूवमेंट स्टॉप। एक टाइम आने के बाद ग्रोथ मूवमेंट क्या होता है, स्टॉप कर जाता है, ग्रोथ मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। इसी के वजह से एनिमल को हम लोग ग्रोथ मूवमेंट में नहीं रखते हैं। अब सुनना, ये जो है ग्रोथ मूवमेंट और ये है नॉन ग्रोथ मूवमेंट। अब उसके बाद नॉन ग्रोथ मूवमेंट का एक और एग्जांपल आता है, इसके अंदर एक आता है रेस्पॉन्डिंग मूवमेंट। इसे हम लोग लिख सकते हैं नॉन ग्रोथ रेस्पॉन्डिंग मूवमेंट। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो इसका एग्जाम्पल आपका छुई मुई, जिसको हम लोग कहते हैं मिमोसा ट्यूडी का। तो ये आप लोग बस ग्रोथ के बारे में इतना याद रखना, और ये हम लोग का छूने के बाद क्या होता है, मुड़ जाता है। अब हम लोग दो टॉपिक पे और डिस्कस करेंगे, एक है स्टिमुलस, एक है रिस्पॉन्ड। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड पे हम लोग डिस्कस करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स के बारे में। मूवमेंट्स ऑकर्स एंड इन रिस्पॉन्स, एक मिनट रुको। हाँ ये हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ओके। हाँ यहां से मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स दोनों में फर्क बता रहे हैं। आखिर रिस्पॉन्स होता क्या है, एक बात बताओ, अगर कोई आपको मैसेज किया, आप रिस्पॉन्स नहीं दिए, या कोई आपको आवाज दिया, आप रिस्पॉन्स नहीं दिए, तो अगला क्या समझा, क्या अगला समझा कि आप या तो सुने नहीं होंगे, या तो आप एटीट्यूड में जवाब नहीं दिए होंगे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि हमने कुछ आपके ऊपर सिग्नल भेजा, बदले में आपने उसका रिप्लाई नहीं किया, तो उसे कहते हैं रिस्पॉन्स। और बदले में आपने उसका रिप्लाई कर दिया, तो उसे भी हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं। ये समझना कि सिग्नल हमने भेज दिया, अब उसका जो भी रिप्लाई आगा, या तो आप रिप्लाई करो या तो ना करो, उसे हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं। तो मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग देखते हैं। मूवमेंट्स क्या है, ऑकर इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, दे हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, परफॉर्म एंड एक्टिविटीज इफिशियंटली। अब हम ये आपको थोड़ा सा बताते हैं मूवमेंट और रिस्पॉन्स पे टॉपिक। इधर लिखो, एक है स्टिमुलाई,
स्टिमुलाई बोलो या स्टिमुलस बोलो, दोनों होता है। और इधर होता है रिस्पॉन्ड। एक बात बताओ, हम एक एग्जाम्पल आपसे पूछ रहे हैं, हम एग्जाम्पल आपसे पूछ रहे हैं, आप हमें रिप्लाई करना। एक एग्जाम्पल हम आपसे पूछ रहे हैं, ऐसे अगर हम आपको मारे, सपोज दैट ऐसे फेंक के मारे, आप क्या करोगे? ऐसे बचोगे। तो ये जो हम भेजे, तो इसे हम लोग क्या है? सिग्नल। या एक बात हम बता रहे हैं, ये मेरे हाथ में रिमोट है ना? अब हम इसका बटन दबाएं तो कैमरा क्या हुआ? जूम हुआ। जूम हुआ ना? जूम हुआ, जूम हुआ। अब क्या होगा अगर हम इसका बटन नेगेटिव में दबाएं? तो कैमरा क्या हुआ? ये कैमरा फिर से नॉर्मल हो गया। हुआ ना? नॉर्मल, 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 नॉर्मल। चलो नॉर्मल हो गया। अब इसी को हम लोग स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड के थ्रू समझते हैं। ये हम लोग का रिमोट का बटन है। ये जब हम क्लिक किए तो ये सिग्नल भेजा। सिग्नल भेजा तो कैमरा क्या किया? इसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद वो रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने का मतलब वो रिप्लाई किया, और रिप्लाई करने पे वो या तो जूम इन हुआ या तो जूम आउट हुआ, या तो जूम इन हुआ या तो जूम आउट हुआ। उसी हिसाब से हम लोग स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड के बारे में समझेंगे। तो देखो, दोनों के बारे में हम यहाँ पे इस तरह से समझते हैं। उससे पहले थोड़ा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन देख लो। कंट्रोल किसे कहते हैं? तो एबिलिटी टू रेगुलेट द बॉडी एक्टिविटीज। बॉडी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने वाले एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोल कहते हैं। एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड। कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या? स्लोड, रुक गया, उसके बाद क्या? स्टॉप्ड, स्टॉप हो गया। तो इस सब को हम लोग क्या कहते हैं? या एक्सेलरेटेड, बहुत ज्यादा तेज हो गया। तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? तो इन सब को हम लोग मिलाकर कंट्रोल कहते हैं। मतलब बॉडी के अंदर मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग ऑल द पार्ट्स। जब कोई बॉडी के अंदर मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग का पार्ट्स हो तो उसे हम लोग कंट्रोल कहते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन के बारे में देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब हमने आप लोगों को बताया था कि कोऑर्डिनेशन इज नथिंग, इट इज अ हार्मोनस। देखो, इट इज अ हार्मोनियस। हार्मोनियस का मतलब एक साथ, सिस्टम के साथ क्या होता है? वर्किंग ऑफ, एक साथ काम करते हैं। कहां? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स साथ में काम करते हैं, वो भी सिस्टम के साथ, तो क्या हो जाए? उसे ही हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। बॉडी का अलग अलग पार्ट सिस्टम के साथ काम कर रहा है। अब बता रहे हैं हम आपको कि मान लो कि हम चल रहे हैं, तो चलने के टाइम क्या होता है? जो पैर आगे जाता है हाथ उसी का ऐसे पीछे आता है। ऐसे, ऐसे, ऐसे हुआ। अब मान लो कि हम बोले सिस्टम के साथ, अब हम चल रहे हैं, हम ऐसे हाथ पीछे कर दिए, फिर हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं। अब बोलो, ऐसे ऐसे कोई चलेगा ऐसे ऐसे, तो क्या वो सिस्टम के साथ चल रहा है? नहीं। देखेगा आदमी सोचेगा पागल है। तो वो सिस्टम नहीं। अगर सिस्टम के साथ कोई काम हो रहा है तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कहेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझो। हम खाना खा रहे हैं, हम बोले हम मुंह खोलवेन करेंगे। हम मुंह खोलेंगे कब? जब खाना मुंह के अंदर चला जाएगा तब। ऐसे करके खाना दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अंदर हम होठ बंद करके हैं और अंदर हम चबा भी रहे, लेकिन खाना जा नहीं रहा। क्या ये सिस्टम है? नहीं। सब सिस्टम का एक टाइम होता है कि पहले मुंह खोलना चाहिए, खोलने के बाद खाना इंटेक करना चाहिए, तभी दांत चलाना चाहिए। पता चला कि खाना इंटेक किए, आप दांत ही नहीं चला रहे हैं और उस खाना को सोच रहे निगल जाए, ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसे में आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो सकता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि एक साथ तरतीब से, मतलब कि सिस्टम के साथ जब हमारा बॉडी ऑर्गन्स काम करता है तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब देखना, एग्जांपल है कि अगर हम लोग ईटिंग फूड, पहले हम लोग फूड अगर खाएंगे तो सिस्टम देखना। पहला सिस्टम है कि जब हम लोग फूड खाएंगे उसके बारे में बात कर रहा, तो हम लोग सबसे पहले आई लोकेटेड ऑन फूड। पहला कंडीशन क्या होता है कि आंख पहले फूड को देखेगी। उसके बाद क्या होता है? नोज क्या करेगा? स्मेल करेगा। नोज, नाक क्या करेगा? फूड को सूंघेगा। साथ ही साथ क्या होगा? हैंड्स, हाथ क्या करेंगे बाबू? फूड को उठाएंगे। ये है फूड, हाथ हम उठा लिए। उठाने के बाद क्या होगा? टीथ च्यू फूड, हम लोग मुंह के अंदर डाल लिया। उसके बाद टीथ क्या किया? च्यू किया। च्यू किया, च्यू करने के बाद टंग टेस्ट्स एंड पुशेस फूड। टंग क्या किया? फूड को मैस्टिकेशन किया, मिलाया, टेस्ट किया, और क्या किया? पीछे फूड को पीछे क्या किया? भेजा। कहां भेजा? गुल्लेट में। गुल्लेट से फूड क्या किया? तो आपका पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होता हुआ वो स्टमक में चला गया। तो ऑल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर स्मूथली। सब ऑर्गन क्या है? स्मूथली वर्क कर रहे हैं टुगेदर। साथ ही साथ सब ऑर्गन क्या कर रहे हैं? तो इसको लिखना, इसको लिखना हार्मोनियस। हार्मोनियस का मतलब बाबू
कि सिस्टम के साथ ऐसा नहीं कि पहले क्या हुआ, टंग टेस्ट ही कर ले, जब तक फूड अंदर नहीं जाएगा टंग टेस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो सब सिस्टम देख लेना। अब हम लोग एक टॉपिक समझते हैं। वो टॉपिक है हम लोग का स्टिमुलस और रेस्पॉन्ड। हम लोग जो टॉपिक लिखाए थे स्टिमुलस और रेस्पॉन्ड, इसको अभी हम लोग समझेंगे। आखिर स्टिमुलस होता क्या है, आखिर स्टिमुलस होता क्या, बहुत दिन से सुनते हैं सर स्टिमुलस हो गया, क्लास 6 में भी पढ़े थे स्टिमुलस स्टिमुलस स्टिमुलस। आखिर स्टिमुलस होता क्या है, इसको आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात आप लोग देखो, यहां पर डेफिनेशन समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टिमुलस इज एन एजेंट, ये फैक्टर, केमिकल और चेंज in the external and internal environment that causes an organism to respond। ये दोनों, ये डेफिनेशन शायद ही आप लोग को क्लास 7, 9, 8 तक समझ में आया होगा। स्टिमुलस क्या होता है? एक बात बताओ, बॉडी के बाहर कोई भी चेंज हो जाए या बॉडी के अंदर कोई भी चेंज हो जाए, जिसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, तो जिसके वजह से हम लोग को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, हम लोग को रिप्लाई करना पड़ेगा। एक एग्जांपल, हम गए, जा रहे, ये ट्यूबलाइट आया, मेरे आंख पे ऐसे मारा, अब मेरा आंख क्या है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्यों बंद होएगा, हम खोलेंगे तो ऐसे ऐसे होगा, देखो देखो दिख रहा है ऐसे। अगर ज्यादा गौर तक देखने का कोशिश किए ना, तो मेरा आंख क्या है, दर्द देगा। तो ये जो है बाहर का क्या है, तो ये बाहर का आपका एजेंट था, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई बॉटल लिया और हमको ऐसे मारा, आंख ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देखो आंख, ये तो हम खुद से मार रहे, तो मेरा थोड़ा आइडिया है, कोई दूसरा कैसे करेगा, हम ऐसे कर देंगे, तो वो क्या है, बाहर का फैक्टर। उसके अलावा कोई केमिकल्स मतलब आप मान लो कोई दवाई खाए, एनर्जी का, आप लोग पीते हैं ना, स्टिंग, बूस्ट, कैंपा, तो उससे क्या होता है, वो आपका केमिकल है ये। या फिर चेंज हो सकता है, चेंज मतलब ये समझना कि आपके बाहर का जो मौसम है वो बहुत ठंडा हो गया, आपका बॉडी ऐसे ऐसे करेगा, कब आएगा, तो वो जो है बाहर के चेंज के वजह से, ये क्या है, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट। बॉडी के अंदर क्या हुआ, कभी कभी फीवर आ गया, अब बॉडी के अंदर फीवर आया, बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो उससे ज्यादा गर्म बॉडी हो जाता है। तो ये आप याद रखना, या तो कोई एजेंट हो, या तो कोई फैक्टर हो, या तो कोई केमिकल हो, या तो कोई चेंज हो, इन सब से, या तो ये एक्सटर्नल होगा या तो ये इंटरनल होगा, इन सब से जो भी हमारे बॉडी पर असर करता है, तो बॉडी उसका रिप्लाई करती है। तो जो भी हमारे बॉडी के ऊपर असर करेगा, बाहर का एजेंट हो, फैक्टर हो या चेंज हो, और बॉडी उसके लिए, उसके अपोज में या उसके सपोर्ट में क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, रिप्लाई करेगी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। तो स्टिमुलस कुछ नहीं है, वो एक ऐसा कुछ कारण है, कुछ इन्वायरमेंट का फैक्टर्स है जो हमारे ऊपर कुछ असर डाला, उसके वजह से हम रिएक्ट करेंगे। एक बेस्ट एग्जांपल है आपका मिमोसा के बारे में हम बताएं, उसको छूते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है, तो इसे स्टिमुलस का। अब नॉर्मल समझो स्टिमुलस किसे कहते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको एक बात बता रहे हैं, यहीं से आप लोग समझना। पहला, ये रिमोट है, ठीक है, ये बाहर का फैक्टर है, इसमें हम एक बटन ऐसे क्लिक किए, ठीक है, एक बटन ऐसे क्लिक किए। अब जैसे ही हम इसका बटन क्लिक किए, तो ये क्या है, ये एक रिस्पॉन्ड है, सॉरी ये एक स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई मतलब बाहर का ये फैक्टर था जो काउज करता है, कोई भी चीज को जबरदस्ती करता है कि वो रिस्पॉन्ड करे। ये हम क्या किए, बाहर का फैक्टर को क्लिक किए तो क्या हुआ, जूम हो गया। तो जो क्लिक किए वो हम लोग का क्या था, ये हम लोग का स्टिमुलस था, ये हम लोग स्टिमुलस दिए। अब क्या किया, कैमरा उसके बदले में हमको जवाब दिया और कैमरा जूम इन या जूम आउट हुआ, तो ये हम लोग का क्या है, रिस्पॉन्ड है। तो स्टिमुलस क्या है, तो स्टिमुलस मान लो कि कोई ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से कोई भी इंसान रिप्लाई कर सके, उसे हम लोग रिस्पॉन्ड कहते हैं और इधर वाले के स्टिमुलस कहते हैं। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड वर्ड है, मतलब कि इसके बगैर ये अधूरा है और उसके बगैर वो अधूरा है। समझना, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, कोई भी एक गर्म ऑब्जेक्ट को हम अगर छू लिए, मान लो कोई गर्म ऑब्जेक्ट को हम छू लिए, अब क्या हुआ, कोई गर्म ऑब्जेक्ट को अगर हम छू लिए तो क्या होगा, मान लो कि ये हम लोग का ऐसे बैठे, ऐसे करके पट से टाने, अब टानने से क्या होगा ना कि ये जो छुए, अब ये रिफ्लेक्स हुआ, तुरंत हम हटा लिए हाथ, जो तुरंत हाथ हटाए तो ये क्या हुआ कि गर्म ऑब्जेक्ट को हम छुए, तो ये हम लोग का स्टिमुलस था कि ये क्या है कि जो रिसेप्टर्स है, जो स्किन है, वो टच किया, गर्म ऑब्जेक्ट को सेंस किया और पट से बोला हाथ हटाओ। जैसे ही हाथ हटाए तो ये क्या हो गया, ये रिस्पॉन्ड हो गया, तो ये हम लोग का रिस्पॉन्ड हुआ और ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का स्टिमुलस था। सेकंड है ब्राइट लाइट,
जब मान लो कि आपके आंखों पे ब्राइट लाइट मारा जाएगा तो आप क्या करोगे, आंख को या तो ऐसे से ब्लिंक करोगे या तो आंख को ऐसे क्लोज कर लोगे। तो ये इसका क्या है, ये इसका रिस्पॉन्ड है। ठीक है, अब देखो तीसरा है स्मेल ऑफ फूड। जब आप कुछ अच्छा खाना सूंघोगे ना ऐसे, तो क्या होगा, माउथ वाटरिंग, तो मुंह में सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है। आप देखे हो, मान लो मोटू पतलू देखे होगे, तो समोसा का खुशबू से जो मोटू आता है, तो उसमें समझो कि समोसा का जो खुशबू है वो स्टिमुलस है, और मोटू क्या है, वो रिस्पॉन्ड है। मोटू उसके बारे में क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड दे रहा है और उड़ता हुआ चल जाता है समोसा के पास। तो यही हुआ स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड में फर्क। लाउड साउंड, अगर कोई तेज आवाज आप सुन रहे हो, बदले में क्या होगा, आप कान बंद कर लोगे। कान क्यों बंद करोगे ऐसे, क्योंकि टर्निंग हेड टुवर्ड द साउंड। पहला चीज कि आप कान बंद कर लोगे। कान बंद करोगे क्यों, क्योंकि आपको है ना उतना तेज आवाज सुनने से सर दर्द देगा। दूसरा क्या है कि आप हेड को उधर घुमाओगे। मान लो कस के हॉर्न मारा, अब हॉर्न मारा, आप देखो कैसे, अरे कौन है। तो ये जो आप हेड घुमाए ये आपका रिस्पॉन्ड था, और ये जो हॉर्न था ये आपका क्या था, ये आपका स्टिमुलस था। तो स्टिमुलस क्या हो सकता है, तो मान लो कि ये जो हॉर्न है ये आपका फैक्टर हो गया। स्मेल ऑफ फूड, ये आपका क्या हो गया, ये आपका केमिकल्स हो गया, क्योंकि केमिकल ही तो फूड का स्मेल शो कराते हैं। ब्राइट लाइट, ये क्या हो गया आपका, ये आपका फैक्टर्स हो गया। उसके बाद टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये एजेंट है। जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो एजेंट है, उसके वजह से हम क्या किए, रिस्पॉन्ड किए। साथ ही साथ क्या है, कोल्ड वेदर, अगर ठंड का मौसम होता है तब हम लोग क्या करते हैं, शिवरिंग, हम लोग क्या करते हैं, कपकपाते ऐसे ऐसे, हम बताए ना कपकपाते हैं, वो क्या, वो चेंज से, कैसा चेंज है, तो ये इन्वायरमेंटल चेंज हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे जब मॉस्किटो काटता है, मतलब कि जब मच्छर काटता है तो स्क्रैचिंग द स्किन, तब हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि वो जो मच्छर काटा तो मच्छर स्टिमुलस दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि बॉडी हम लोग का थोड़ा रिस्पॉन्ड किया, जिसके वजह से दाना बन गया। अब वो जो दाना बना तो उस पे हम लोग फिर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बोले अरे भाई यहाँ लहर रहा है, तो ये हम लोग का स्टिमुलस था, वो हम लोग का रिस्पॉन्ड था। टीचर अगर कॉलिंग किया, अगर मान लो कि हम बोले ए स्टैंड अप, अब तुमको बोले स्टैंड अप, तो आप क्या करोगे, पट्ट से स्टैंड अप हो जाओगे। या फिर हम बोले आमिर, मान लो कि बोर्ड पे लिख रहे हैं, किसी का नाम लिए, तो नाम लिए तो आप क्या करोगे कि आप बोलोगे यस सर, तो आप खड़े हो जाओगे। तो ये सब आपका क्या होता है कि आपका स्टिमुलस है, और साथ ही साथ लुकिंग टुवर्ड द टीचर, आप टीचर की तरफ देखोगे, ये आपका रिस्पॉन्ड हो जाएगा। लाइट फीलिंग ऑन, अगर लाइट किसी पर पड़ता है, प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स लाइट, प्लांट क्या करता है, लाइट के तरफ मुड़ जाता है। ये सिस्टम हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे चैप्टर इसी के आखिर में, जो प्लांट के बारे में पढ़ेंगे उसमें। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड में आप लोग को फर्क पता चला होगा। अब हम लोग आते हैं एक टॉपिक पर, स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड अच्छे से समझा दिए। अब आते हैं हम लोग कंट्रोल। कंट्रोल जो होता है ना बाबू, कंट्रोल दो टाइप का होता है। अब लिखते हैं कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल ना दो टाइप का होता है, एक होता है न्यूरल कंट्रोल, और एक होता है केमिकल कंट्रोल। एक हो गया न्यूरल कंट्रोल, एक हो गया केमिकल कंट्रोल। एनिमल्स जो होते हैं बाबू, ये लिखना, एनिमल्स, एनिमल्स में क्या होता है, बोथ टाइप ऑफ कंट्रोल। बोथ टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम, एनिमल में दोनों टाइप का कंट्रोल सिस्टम होता है। बट अगर हम प्लांट की बात करें तो उसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इन प्लांट ओनली केमिकल कंट्रोल, प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल का कंट्रोल होता है। अब देखना, न्यूरल कंट्रोल सिर्फ एनिमल में होता है कि न्यूरल कंट्रोल नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में सिर्फ और सिर्फ केमिकल कंट्रोल होता है। इसी केमिकल कंट्रोल को ही हम लोग हार्मोन कह सकते हैं या हार्मोनल कंट्रोल कह सकते हैं। इसे हम लोग हार्मोनल कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग हार्मोनल कंट्रोल एनिमल्स में भी पढ़ेंगे और प्लांट्स में भी पढ़ेंगे। सॉरी, हम लोग हार्मोनल कंट्रोल एनिमल्स में भी पढ़ेंगे और प्लांट्स में भी पढ़ेंगे, सही है, लेकिन हम लोग न्यूरल कंट्रोल ओनली एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरल कंट्रोल में ओनली एनिमल्स, और जो केमिकल कंट्रोल है इसमें बोथ, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। यही चीज हम बता रहे हैं
कि हम लोग केमिकल कंट्रोल में प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन न्यूरल कंट्रोल जो कि सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग सिर्फ एनिमल्स में न्यूरल कंट्रोल पढ़ेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग को समझ में आया कि कंट्रोल दो टाइप का होता है, एक होता है न्यूरल कंट्रोल, एक होता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूरल कंट्रोल में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब एक और जवाब, एक और आपसे हम क्वेश्चन अराइज करते हैं। जब इसमें दोनों टाइप का कंट्रोल हम लोग पढ़ते हैं, किसमें? एनिमल्स में। तो लिख सकते हैं एनिमल्स आर या एनिमल्स हैव, एनिमल्स के पास कैसा सिस्टम है? तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन का मतलब आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि एंडोक्राइन का मतलब होता है आपको बाबू हार्मोनल सिस्टम। बॉडी के अंदर जो भी हार्मोनल सिस्टम होगा उसे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन का सिक्रीशन में नॉर्मली हार्मोन होता है जो ब्लड में डायरेक्ट सिक्रीट होता है। तो जो हम लोग ह्यूमन में पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूरो, न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम, और साथ ही साथ एंडोक्राइन, दोनों पढ़ेंगे। तो एनिमल्स में हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। फिर प्लांट में सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल सिस्टम पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद हम लोग का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। और फिर अब हम लोग शुरू करते हैं। तो दो मोड्स होते हैं, एक होता है केमिकल कंट्रोल और एक होता है नर्वस कंट्रोल, या इसे ही न्यूरल कंट्रोल भी कहते हैं। न्यूरल कंट्रोल भी कहते हैं। प्लांट्स में क्या होता है? ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ केमिकल कंट्रोल या केमिकल कोऑर्डिनेशन ही प्रेजेंट होता है, नो नर्वस सिस्टम। प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता। अब देखना, जब बॉडी कंट्रोल करे तो उसे हम लोग सिर्फ कंट्रोल कहते हैं, लेकिन जब बॉडी डिफरेंट पार्ट्स के साथ कंट्रोल करे तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमल्स में क्या होता है बाबू? बोथ केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन होकर, एनिमल्स में केमिकल और नर्वस दोनों टाइप का कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है। वो हम लोग दोनों पढ़ेंगे। इसी दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस दोनों को हम लोग न्यूरो एंडोक्राइन कहते हैं। इस दोनों को हम लोग न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। टुगेदर दे फॉर्म द न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं? अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग यहां से पढ़ते हैं रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यहां से रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बात बताओ, ये मेरा हाथ, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ठीक है, ये मेरा हाथ। अब हम इस हाथ को कोई हॉट ऑब्जेक्ट पर रख दिए। इस हाथ को हम क्या किए? कोई हॉट ऑब्जेक्ट पर रख दिए। मान लो कोई तवा पे इस हाथ को हम सटाए। हटाने के बाद क्या होगा? तो इस हटाने के बाद हम लोग हाथ को पट से हटाएंगे। तो जो हाथ है उसको हम लोग क्या कहें? इसी को हम लोग रिसेप्टर कहें। रिसेप्टर उस चीज को कहते हैं जो क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है। सिग्नल को क्या करता है? रिसीव करता है। और क्या करता है? इसी को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ तक? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो रिसीव करता है और ट्रांसपोर्ट टू। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है बाबू? तो वो अभी हम लोग बताएंगे, आगे पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। इसको क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है और ट्रांसपोर्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। उसके बाद रिसेप्टर के बाद होता है एक, कि यहाँ पे मान लो कि यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ से आया और हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड में गया। स्पाइनल कॉर्ड में गया, यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या किया कि यहाँ से रिसेप्टर को भेजा, स्पाइनल कॉर्ड में गया। जाने के बाद यहाँ पे बीच में एक था सरदार, जिसको हम लोग क्या, वो रिले सिस्टम था, वहां मिला। अब वहां से क्या करेगा कि ये वापस जाएगा जाएगा और बोलेगा हाथ को पट्ट से कि हटाओ। तो ये जो हम लोग का गया, इसको हम लोग रिसेप्टर कहें।
कि जो हाथ को रिसेप्ट किया, और ये जो लेकर गया यहां से यहां तक, ये न्यूरॉन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहें, जो लेकर गया, जो लेकर गया बाबू, उसको हम लोग इंपल्स कहते हैं। तो एक होता है इंपल्स, इंपल्स कहते हैं इट इज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जो वापस इसका लेकर गया, मतलब कि यहां से वापस जो इंफॉर्मेशन लेकर गया हाथ तक, कि हाथ को अब हटाना है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग अब यहां पर देखते हैं, इफेक्टर कहते हैं। रिसेप्टर उस पार्ट को कहते हैं जो डिटेक्ट करता है चेंज को। बॉडी के बाहर कोई गर्मी लग रहा, मान लो कि ये ट्यूबलाइट, अब इसके ऊपर हम ऐसे हाथ रखे, मान लो गर्म है, ऐसे हाथ रखे गर्म है, तो जो हाथ रखे, ये हाथ रखने का हम लोग का, अच्छा तो यहाँ पे चेंज दिखा, चेंज दिखा किसको, स्किन को। स्किन के अंदर है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है कि उस चेंज को पहचाना, पहचानने के बाद डायरेक्ट मेरे तक लोकेशन भेजा। अब मेरा देखो दो सिस्टम है, अगर हमको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है बिना सोचे, अब मान लो ये गर्म लग रहा, भाई हम तुरंत हाथ लगाएंगे, कि हम सोचेंगे कि यहाँ गर्म लग रहा तो ये हमको दिक्कत देगा कि नहीं देगा, यहाँ से हमको नुकसान है कि नहीं है, अगर इस पे हाथ रखे तो मेरा क्या दिक्कत होगा, अगर ये सब इतना हम सोचेंगे तो मेरा ये सिग्नल ब्रेन तक जाएगा और फिर ब्रेन असर करेगा। लेकिन अगर बिना सोचे हाथ हटाना, मतलब ऐसे कैसे हटा दिए, तो इसमें है ना, ये सिग्नल ब्रेन तक नहीं गया, बल्कि पीठ के पास जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है वहां तक सिग्नल गया, और वो क्या किया, सिग्नल को रिसेप्ट किया, सिग्नल को पकड़ा, और वापस वो हमारे हाथ में सिग्नल भेजा और वो हाथ हटा लिया। तो ये जो रिफ्लेक्स, तुरंत जो एक्शन होगा बिना सोचे, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। तो अब हम लोग समझते हैं रिसेप्टर को, फिर हम लोग समझेंगे इंपल्स और इफेक्टर को। तो रिसेप्टर क्या होता है, एक पार्ट होता है बॉडी का जो चेंज को डिटेक्ट करता है, पहचानता है। मान लो कि ये गर्म चीज था, यहाँ पे हाथ रखे, तो ये हाथ पहचाना क्या, कि यहाँ पे गर्म है। उसके अलावा मान लो कि रोशनी आ रही, तो हम लोग का जो आइरिस है और प्यूपिल है, प्यूपिल प्यूपिल क्या किया, पहचाना, वो छोटा हो गया। फिर भी आंख में रोशनी जा रही थी, तो क्या किया, आंख को बंद कर लिया। तो ये सब क्या है, रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर क्या है, जो चेंज को पहचानता है, जैसे आईज डिटेक्टिंग लाइट, आंख हम लोग का क्या करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है। स्किन क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है हीट को। तो ये सब क्या है, रिसेप्टर्स है। इफेक्ट, इंपल्स किसे कहते हैं, तो इट इज एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। इंपल्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कैरी करता है कोई भी मैसेज को, मैसेज को वो पकड़ता है और पकड़ के क्या करता है, आगे पहुंचाता है। तो ये क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है और इसे ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। तो ये हम लोग का क्या हुआ, इंपल्स हुआ। उसके बाद का जो टॉपिक है बाबू, उसे हम लोग कहते हैं इफेक्टर। इफेक्ट का मतलब होता है भाई तुम पे क्या इफेक्ट पड़ा, मतलब के सॉरी, अगर हम तुमको मारे, मारने के बाद बोले तुम पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो बोला भाई गाल लाल हो गया मेरा, तो ये इफेक्ट हुआ। तो इफेक्टर कहते हैं कि मसल्स और ग्लैंड्स दैट रिलीज या दैट टेक्स एक्शन फॉर रिस्पॉन्ड टू द मैसेज। मान लो कि अगर हम यहाँ पे हाथ रखें, हाथ रखें तो यहाँ पे हमको लगा गरम, गरम लगा तो हम हाथ तुरंत ऐसे हटा लिए, जो रखे लगा गरम, तो ये जो सेंस किया कौन किया, तो ये हम लोग का रिसेप्टर किया। रिसेप्टर क्या किया, यहां से इंपल्स भेजा, इंपल्स भेजा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, हाथ तक आया, हाथ के बाद आया यहाँ, यहाँ से आया पीछे स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये रिसेप्टर क्या किया, इसको रिसेप्ट किया, रिसेप्ट करने के बाद सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में भेजा। स्पाइनल कॉर्ड क्या किया कि उस सिग्नल को पहचाना, और पहचानने के बाद वो इफेक्टर को भेजा। ये भाई इफेक्टर को बोला कि ये भाई तुम जाओ वहां सिग्नल दो, और हाथ क्या है, इफेक्टर है, उसी को बोला कि आप जल्दी से, कि जब तुम हाथ रख दिया तब हाथ वैसे ही हटा लो। तो ये हाथ क्या किया, पट्टे से हटा लिए। तो जिस वक्त तो ये रिसेप्ट किया, उस वक्त इसे रिसेप्टर कह दिए, और जिस वक्त वो एक्शन लिया कि अब इसके बदले क्या रिस्पॉन्ड किया जाना चाहिए, उस वक्त इसे हम लोग इफेक्टर कहें। तो इफेक्टर कहते हैं वो मसल्स या ग्लैंड्स को जो एक्शन लेता है रिस्पॉन्स टू द मैसेज, मैसेज के बदले में एक्शन लेता है। जैसे अगर कोई मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पुल योर हैंड अवे, मसल्स क्या करता है, खींचता है अपना हाथ को ऐसे पीछे, कब, जब जली हुई चीज पर या गर्म चीज पर हाथ रखते हैं तब। तो ये रिसेप्टर, इंपल्स और इफेक्टर का डेफिनेशन याद कर लो। अब मेन खेला शुरू होगा, यहां तक थ्योरी थ्योरी का पार्ट था, अब समझने वाला पार्ट शुरू होगा बाबू। तो अब देखना हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में।
नर्वस सिस्टम के बारे में हम बताते हैं कुछ चीजें जो यहाँ पर हम लिखा देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसका साइज हम लोग का 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है, मतलब समझ लो लगभग 1 मीटर तक लॉन्ग होता है। उसके बाद अब याद रखना एक और चीज कि नर्वस सिस्टम का हमने साइज बता दिया। याद रखना कि नर्वस सिस्टम जो होता है ना बाबू, वो डिवाइड नहीं करता। नर्वस सिस्टम क्यों डिवाइड नहीं करता? क्योंकि नर्वस सिस्टम में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। जब नर्वस सिस्टम में सेंट्रियोल नहीं पाया जाएगा तो नर्वस सिस्टम डिवाइड नहीं करेगा। डिवाइड नहीं करेगा तो हम लोग कह सकते हैं नर्वस सिस्टम कांट डिवाइड। कोई कौन ऐसा सेल है जो हमारे बॉडी के अंदर डिवीजन का प्रोसेस नहीं करता? तो एक एग्जांपल है नर्वस सिस्टम, वो कभी डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल है। अब इसके बारे में एक और चीज हम बताते हैं, ये एक्टोडर्मल ऑरिजिन होता है। इसको आप लोग याद रखना, ये प्रोसेस को हम पढ़ा चुके थे फर्स्ट चैप्टर में, और नहीं भी पढ़ाएं अगर तो आप लोग इतना याद रखना कि ये क्लास 9th में था। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो 3 लेयर फॉर्म होता है, उसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनता है। जो एक्टोडर्म होता है वो सबसे बाहर का लेयर होता है, वो न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन करता है, तो एक्टोडर्मल ऑरिजिन होता है। अब हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं। चलो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आगे बना देते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे बाबू, ये इस टाइप का हम लोग का नर्वस सिस्टम रहेगा। ठीक है, ये हम लोग का नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि हम अलग अलग कलर से बना रहे हैं। ऐसा ऐसा बहुत सारा निकला हुआ होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत सारा निकला हुआ होता है। ऐसा ऐसा बहुत सारा हाथ टाइप का निकला हुआ होता है। इसको चुड़ैल भी कह सकते हैं। ठीक है, चुड़ैल की तरह दिख रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रक्चर को पूरा को थोड़ा इधर घसका देते हैं ऐसे, तो अब क्या होगा, ये जो निकला हुआ है ना बाबू, ये इसी के ऊपर यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, गोल सा। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर बहुत सारा ग्रेन्यूल्स होता है। कुछ फाइबर्स भी होते हैं जिसे हम लोग न्यूरोफिब्रिल्स कहते हैं। मान लो कुछ फाइबर्स हम बना दिया ऐसे ऐसे। ठीक है, ये इस टाइप का होता है क्या, हम लोग का ये न्यूरॉन होता है। इसके ऊपर कुछ शीट होता है, शीट किसे कहते हैं? ऐसे ऐसे लेयरिंग होता है। ऐसे ऐसे क्या होता है, लेयरिंग होता है।
ऐसे ऐसे इसके ऊपर बहुत सारा लेयरिंग होता है, ठीक है। अब ये लेयरिंग के बाद यहाँ पर लास्ट का जो मोड होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऐसा बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये हम लोग का क्या है, ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला ये जो चुड़ैल वाला स्ट्रक्चर, ये इसे हम लोग 1 नंबर दे दिए, 1 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद ये जो हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर है बाबू, कहाँ से कहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग कहें साइटोन। 1 नंबर हटाओ, यहाँ पे नाम ही लिख देते हैं, क्यों बार बार पीछे वाले पेज पे लेके जाए आप लोगों को। इसका नाम होता है डेंड्राइड, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हम लोग का ये जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेल का हुआ, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग कहें साइटोन। इसे हम लोग क्या कहें, साइटोन कहें, ठीक है। उसको डेंड्राइट कहें, इसे साइटोन कहें। ये जो अंदर जो आसमानी आसमानी है, ये जो अंदर हम लोग का स्काई ब्लू है, तो उसको हम लोग कहते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल। ये होता क्या है, तो ये राइबोसोम होता है। राइबोसोम जब सेल के अंदर ऐसे छोटे छोटे दाने में बिखरा हुआ होता है न्यूरॉन्स के अंदर, तो उसे हम लोग नीजल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। इस नीजल्स ग्रेन्यूल के बाद हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर हुआ, पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर हुआ, इसे हम लोग क्या कहें, इसे हम लोग एक्सॉन कहें। कहाँ से कहाँ तक बाबू, तो ये लिख लेना आप लोग, ये जो यहाँ से ऐसा और यहाँ से ये जो ऐसा स्ट्रक्चर हुआ है, इसे हम लोग क्या कहें, इसे हम लोग एक्सॉन कहें, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो हम लोग का एक शीट है, ये एक क्या है, ऊपर से शीट लग रहा है ना चिपका हुआ, तो इसे हम लोग कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहें, माइलिन शीट क्या है। उसके बाद बीच में जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग है, इन गैपिंग को हम लोग क्या है, क्या, नोड। किसका नोड, तो नोड ऑफ रेनवियर। उसके बाद इस स्माइलिन शीट के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, स्माइलिन शीट के अंदर कुछ सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम लोग श्वान सेल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, श्वान सेल कहते हैं। अब ये क्या होता है कि ये कैसे कैप्चर करता है, कैसे रिसेप्ट करता है, वो आज हम बताने वाले हैं। तो ये समझना, ये हम लोग का क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां से ये डेंड्राइट से क्या करता है, सिग्नल लेता है, इसी को हम डिटेल में समझेंगे। सिग्नल कहाँ से लेता है बाबू, डेंड्राइट से लेगा। इसी डेंड्राइट से क्या होगा कि नेक्स्ट न्यूरॉन अटैच होता है, वो न्यूरॉन यहाँ पे क्या करेगा, अपना ये बॉल टाइप का जो स्ट्रक्चर इसको यहाँ पर घुसाता है। अब इसे क्या कहते हैं, ये जो हम लोग का साइड में जो स्ट्रक्चर है, जो बॉल टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ से ऐसे, इसे हम लोग कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। इसे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। तो यहां तक हम लोग का पूरा नेमिंग एंड लेबलिंग हो गया। अब इसी लेबलिंग को हम इधर समझते हैं। साइटोन में क्या क्या होता है बाबू, तो साइटोन में देखो, सबसे पहले साइटोन के अंदर नीजल्स ग्रेन्यूल होते हैं और डेंड्राइट होते हैं। हम यहाँ पे लिखे क्या, यहाँ पे हम लिखे हैं कि साइटोन के अंदर क्या क्या होता है, तो नीजल्स ग्रेन्यूल होते हैं और डेंड्राइट होते हैं, जिसे हम लोग न्यूरोफिब्रिल्स भी कह सकते हैं। साइटोन में हम लोग का क्या है, नीजल्स ग्रेन्यूल है और न्यूरोफिब्रिल्स है, सॉरी डेंड्राइट नहीं, न्यूरोफिब्रिल्स। तो यहाँ पे क्या है, तो ये जो है ना ग्रीन वाला का नाम हम बताए थे, न्यूरोफिब्रिल्स होता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। साइटोन के अंदर हो गया। अब देखना कि एक्सॉन, एक्सॉन क्या करता है, इंपल्स को कैरी करता है, अपने अंदर लेकर आगे बढ़ाता है। ये जो एक्सॉन है ना, ये इंपल्स को लेकर आगे बढ़ाता है।
एक्सॉन में क्या क्या होता है? तो एक्सॉन में माइलिन शीथ होता है जो हम लोगों ने पढ़ लिया, नोड ऑफ रेनवियर होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, श्वान सेल होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। डेंड्राइट्स क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अब ये कैसे कनेक्ट होता है वो हम अभी आगे बताएंगे। यहां तक का पूरा टॉपिक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। ये हम लोग का क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर में देख लिए। अब ये बॉल, अब ये जो बॉल है ना बाबू, ये बॉल और ये डेंड्राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बॉल और ये डेंड्राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे। अब देखो उस टॉपिक को हम समझाते हैं। हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसको हम लोग कहते हैं साइनैप्स। सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे होता है वो हम लोग समझेंगे। सिग्नल कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है, यही को आज हम लोग समझने वाले हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखना, सिग्नल आगे कैसे बढ़ता है वो हम लोग अभी ये टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखना कि साइनैप्स क्या होता है, सबसे पहले समझना। इट इज अ नैरो गैप containing communicating junctions between two neurons where an axon terminal come into near contact with the dendrite terminal of next axon। समझ में तो आया नहीं होगा, अब इसी चीज को हम बताते हैं। ये हम लोग का सिग्नल ट्रांसमिशन का प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर था जिसे हम लोगों ने क्या कहा था, ये स्ट्रक्चर क्या है पता है? ये स्ट्रक्चर ये वाला है जिसे हम लोग ने नॉब कहा था। ये है प्री साइनेप्टिक नॉब। ये जो स्ट्रक्चर है ना उसी को हम यहां बना रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सिग्नल। ये क्या है? तो इसे हम लोग क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। इस न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर आप लोग पढ़ोगे कि सबसे पहला एसेटाइल कोलिन होता है, उसके बाद नॉर एड्रीनलिन होता है, बहुत सारा चीज होता है, हॉर्मोन्स वगैरह के बारे में भी आप लोग सुने होंगे। उसके बाद क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड्स होता है। ये सब क्या होता है, ये सब इसी सिग्नल से आगे बढ़ता है। अब ये जो है हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके अंदर बहुत सारे सिग्नल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये आगे इंफॉर्मेशन को बढ़ाता है। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन को आगे करेगा तो ये हम लोग का क्या है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग का क्या है, प्री साइनेप्टिक नॉब। और ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब देखो प्री साइनेप्टिक मतलब पहले साइनेप्स, साइनेप्स से पहले। और ये जो हम लोग का जंक्शन है, ये जो हम लोग का जंक्शन है बाबू, ये इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी जंक्शन को हम लोग कहते हैं साइनेप्स। तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स अब समझना डेफिनेशन बहुत आराम से। यहाँ पे डेफिनेशन बताया हुआ है, साइनेप्स क्या, एक नैरो गैप है। क्या है वो, एक नैरो गैप है। किसके बीच में गैप है, तो ये क्या है, कंटेनिंग कम्युनिकेटिंग जंक्शन। यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे बातचीत होती है। किसमें होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में। क्या है, ये दो न्यूरॉन्स है। कैसे दो न्यूरॉन है बाबू,
तो उसको अभी हम लोग डिफाइन करेंगे, दो न्यूरॉन के बीच में कैसे हो रहा। तो आप ये समझना कि ये हम लोग का एक न्यूरॉन है, ठीक है, एक न्यूरॉन यहां से आया, आया ना। अब यही न्यूरॉन के बीच में हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया था, ये कप शेप का स्ट्रक्चर बनाए थे। अब इसी न्यूरॉन्स का कप के पास क्या होता है, ऐसे ऐसे डेंड्राइट प्रेजेंट होता है। यही न्यूरॉन के कप के पास दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट प्रेजेंट होता है। तो उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो ये जो दूसरा न्यूरॉन था, ये दूसरा न्यूरॉन है, यहां से इसका डेंड्राइट क्या है, ऐसे ऐसे चिपका हुआ है। अब देखना, इसका कप है, उसी कप को हम बड़ा करके ये बनाए, और ये क्या है, ये डेंड्राइट है, यही डेंड्राइट को बड़ा करके हम ये बनाए। अब देखना, ये जो कप है ये साइनेप्स से ऊपर है, तो ऊपर कहते हैं मतलब पहले, पहले का मतलब प्री, प्री क्या है, साइनेप्टिक है। और आपको पता है जो भी आपका जो नॉब शेप का रहेगा, घुंडी शेप का, आप लोग पढ़े हो किसमें, तो आप लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में पढ़े हो, और या फिर आप लोग जो भी हिंज ज्वाइंट में भी पढ़े हो, जो बॉल टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा उसे हम लोग नॉब कहते हैं। तो ये हम लोग का प्री साइनेप्टिक नॉब हो गया। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाता है, इन्फो को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। यही दूसरा वाला क्या है, बीच का ये जंक्शन है, यहीं से क्या होता है, इंफॉर्मेशन आगे बढ़ता है। तो यहां से क्या होता है, इंफॉर्मेशन आगे जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर मतलब ना कि ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इंफॉर्मेशन को। यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ से इंफॉर्मेशन आगे जाएगा, आगे जाने के बाद ये एक्सेप्टर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा, और यही डेंड्राइट फिर साइटोन, मतलब कि यहाँ से फिर सेल बॉडी से होता हुआ फिर यही एक्सॉन टर्मिनल पे भेजेगा, फिर ये दूसरा न्यूरॉन के साथ अटैच होगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर यही जो टर्मिनल है, यही टर्मिनल फिर दूसरा न्यूरॉन से अटैच होगा। वैसे ही करके सिग्नल का ट्रांसमिशन बढ़ता है। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का नॉब है, ये साइनेप्टिक नॉब है, जो साइनेप्स से पहले था इसीलिए इसे प्री साइनेप्टिक नॉब कहें। और ये साइनेप्स के बाद है, ये जो कप शेप का है इसे हम लोग क्लेफ्ट कहते हैं, तो इसे हम लोग पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहें। ये क्या करता है, ये जो इन्फो है, इन्फो को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। ओके, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब हम लोग साइनेप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे तो वो एक टाइप का पढ़े कि साइनेप्स किसे कहते हैं। साइनेप्स जो है पूरा एक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जो स्ट्रक्चर को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। ये था हम लोग का, ये हम लोग का ऐसा था। अब देखना, यहाँ पे हम तीन चीज आप लोग को बताए थे। ये जो जंक्शन है, ये जो गैप है, इसे हम लोगों ने साइनेप्स कहा था। इसे हम लोग ने क्या कहा था, तो प्री साइनेप्टिक नॉब कहे थे। आप लोग सिर्फ नॉब भी याद रख सकते हो। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहां तक आप लोग याद रखना है, केमिकल जो न्यूरॉन्स के अंदर से जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। अब देखो सिग्नल सिग्नल ट्रांसमिट कैसे होंगे। तो सबसे पहले जो एक्सेप्टर है या रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या किया, सिग्नल को रिसेप्ट किया। ये रिसेप्टर से सिग्नल जाएगा न्यूरॉन्स में। तो न्यूरॉन्स में जाएगा कैसे, इन न्यूरॉन के अंदर की बात करेंगे। तो न्यूरॉन के अंदर सबसे पहले जाएगा किसमें, तो वो जाएगा डेंड्राइड में। डेंड्राइट से ये सिग्नल क्या जाएगा, साइटोन में जाएगा, मतलब सेल बॉडी में। सेल बॉडी से ये सिग्नल कहाँ जाएगा, तो आगे जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहें, एक्सॉन। एक्सॉन से ये सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल में जाएगा। एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल जो होता है नीचे, और जहां से ये बॉल अटैच होता है, यहां से जाएगा किसमें, तो ये एक नॉब में जाएगा। नॉब से फिर कहाँ जाएगा, साइनैप्स में जाएगा। साइनैप्स से कहाँ जाएगा, तो साइनैप्स से फिर जाएगा आपका डेंड्राइड में। और फिर यही डेंड्राइट से फिर यहाँ से यही रूल फिर से शुरू हो जाएगा। ये डेंड्राइट से फिर कहाँ चला जाएगा, फिर आएगा साइटोन में, एक्सॉन में, नॉब में, साइनैप्स में, डेंड्राइड में, जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्लेफ्ट। क्लेफ्ट से डेंड्राइड में चला गया। तो ये पूरा सिस्टम काम करता है ऐसे ही। अब एक और चीज हम बताते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो माइलिन शीथ है, ये जो शीथ है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ये जो माइलिन शीथ है ये आखिर क्यों यूज होता है, क्यों लगाया जाता है, और क्या ये सब न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। तो ये माइलिन शीथ लिखना, नॉट
प्रेजेंट इन ऑल न्यूरॉन में प्रेजेंट नहीं होता, कुछ कुछ में होता है, 50 से 60% न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? तो एक बात बताओ, आप लोग देख रहे हो वायर, आपके घर में वायर होगा, इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये जो वायर है आप लोग देख रहे हो ये, अब ये वायर में ये जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा बाबू, अगर ये प्लास्टिक नहीं रहेगा तो ये वायर से करंट मार सकता है हम लोग को नॉर्मली, ये तो बहुत कम है, और सब जो हेवी वायर है। तो वैसे ही जब इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल उतना स्पीड में रन कर रहा तो उसके ऊपर भी एक कवरिंग चाहिए, तो उसी कवरिंग को वायर के हिसाब से लगाया गया, उसे हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे, और जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगा उसे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहेंगे। ओके, यहां तक कोई डाउट? अब हम लोग कल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देख लिए, उसके बाद आज हम लोग साइनैप्स देख लिए। क्लास ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए कल जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन से आगे बढ़ाएंगे, और यहां से हम लोग क्लास को बेहतर तरीके से आगे स्मूथली चलते रहेंगे। 8 से 9 लेक्चर जाएगा इस चैप्टर के लिए, फर्स्ट लेक्चर था इसीलिए ज्यादा बर्डन नहीं दे रहे हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।